ये वीडियो है हमारी कोचिंग की एक लड़की की जिसका नाम है समरीन। इन्होंने इस बार गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में टॉप रैंक्स में रैंक हासिल की है और इनकी टॉप 10 में 9th रैंक है। इनके लगभग 87% आए हैं 12th क्लास में। आज हम जानेंगे इनके बारे में कि इन्होंने इतने नंबर कैसे अचीव किए। समरीन, आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए। हेलो टू ऑल, मेरा नाम समरीन है और मेरे टोटल 434 नंबर आए थे और मेरी परसेंटेज थी 86.8 और मेरी डिस्ट्रिक्ट में 9th रैंक आई थी। और मैंने अपना फिज़िक्स का ट्यूशन कोचिंग जो है वो सर के पास से ही किया था। अच्छा समरीन, जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड में भी इंग्लिश मीडियम का कंसेप्ट आता जा रहा है। तो आप जो थी वो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बैच से थी, है ना? तो आपका फिजिक्स का एक्सपीरियंस हमारे यहाँ पढ़ने का मतलब कैसा रहा? मतलब स्टार्टिंग में मैंने 1 महीना जो है वो लेट बैच जॉइन किया था, क्योंकि मैं पहले ऑनलाइन क्लासेस परस्यू कर रही थी। बट उसमें डिफ़रेंस क्या होता है कि हम उसमें सीबीएसई का पढ़ाते हैं और हमारा था यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, मेरा फर्स्ट यूटी टेस्ट में बहुत नंबर कम आए थे, क्योंकि मोस्टली यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में थ्योरी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो वो मेरा पार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो गया था और न्यूमेरिकल्स भी। तो मैंने 1 महीने बाद सर का बैच जॉइन किया था। उसके बाद से मैंने लास्ट तक रिवीजन बैच सर का लिया और मैंने खुद की परफॉर्मेंस जो है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा। एंड आई थिंक बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि सीबीएसई क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। वो रॉन्ग डिसीजन होगा, क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का पैटर्न बहुत अलग होता है। अच्छा समरीन, जैसे आपने 11th में तो हमारे यहाँ नहीं पढ़ा था, आप हमारे यहाँ पे 12th में आई थी, तो आपको अपनी 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स में क्या डिफरेंस दिखाई दिया, मतलब पढ़ने के बाद? मेरा न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज़्यादा वीक था, तो वो बहुत अच्छा हो गया पहले से। मैं 11th में मेरा थोड़ा जो कंसेप्ट पार्ट था वो भी बहुत ज़्यादा वीक था। वो मैंने जब सर के पास ट्यूशन लगाया तो मेरा न्यूमेरिकल पार्ट भी बहुत अच्छे से मैं जल्दी सॉल्व करने लगी। पहले फर्स्ट डे में तो मैं बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि क्या करा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन कुछ-कुछ दिन बाद जैसे मैं करती गई, मुझे सब कुछ समझ में आने लगा। न्यूमेरिकल पार्ट मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। मैं सबके साथ-साथ जवाब देने लगी, सबसे पहले जवाब देने लगी। और हाँ जी सर। अच्छा समरीन, जैसे कि अ, बच्चे क्या है कि 12th क्लास के बाद नीट की प्रिपरेशन करते, जेई की प्रिपरेशन करते, तो उसमें जो मोस्ट ऑफ द रोल रहता बच्चे का वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का रहता, क्योंकि वहाँ पे थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो बहुत ही कम पूछा जाता। तो हम भी यहाँ पे कोचिंग में जैसे जो बच्चे को जो पढ़ाते हैं तो ऐसा फोकस करते हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए सोचकर पढ़ाते ही नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा गिने चुने वही 10-20 न्यूमेरिकल है, हर बार वही रिपीट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम मतलब मोस्ट ऑफ द बहुत न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी बुक से भी और बुक से भी। तो न्यूमेरिकल्स में अगर आप देखोगे जैसे कि और जो कोचिंग है या हमारी जो कोचिंग है, उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने का जो अप्रोच में उसमें क्या डिफरेंस आपको मतलब ऐसे दिखाई दिया? सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि कोई भी सर एक अगर क्वेश्चन ले लेते हैं तो उसको एक खुद से कराते हैं और उसके बाद 5-6 हमें करने के लिए देते हैं। यहाँ पर भी कराते हैं प्रैक्टिस और घर के लिए भी देते हैं। ये सबसे बेस्ट पार्ट था, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो उस पे सर ने बहुत ज़्यादा फ़ोकस दिया। कोई क्वेश्चन हमसे नहीं होता था तो सर पूरी कोशिश करते थे कि हम उसमें बहुत अपना दिमाग लगाएँ, जब तक हम बिल्कुल थक ना जाएँ। उसके बाद ही सर हमें बताते थे कि अच्छा तुमने यहाँ ऐसे गलती करी है। तो ये पार्ट बहुत अच्छा था। बाकी कोचिंग में क्या होता है कि 2 करा दिए, 10 घर से करने के लिए दे दिए, पूछते भी नहीं है कि मतलब तुमने किए या नहीं किए, चेक भी नहीं करते। सर होमवर्क भी चेक करते थे। हमेशा ट्यूशन में 5 मिनट 10 मिनट सर पूछते थे कि मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया है, सबसे पूछते थे। और फिर सर डाँटते भी थे जो नहीं पढ़ के आता था। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पर हर चैप्टर के लास्ट में बच्चों को असाइनमेंट दी जाती है, वर्कशीट दी जाती है, तो उन वर्कशीट और असाइनमेंट से आपको कितना लगा कि बोर्ड एग्जाम में कितनी हेल्प हो जाती है? आई थिंक मोर देन 70% न्यूमेरिकल पार्ट, उससे भी ज़्यादा ही बल्कि। असाइनमेंट से बहुत क्वेश्चन आए, क्योंकि सर ने असाइनमेंट में हर एक जगह क्वेश्चन लिया है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो कोई भी मॉडल हो, चाहे वो क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन बैंक्स वगैरह हो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हो। सर ने हर जगह से क्वेश्चन छाट के हमारे लिए असाइनमेंट बनाए थे। तो इसलिए मुझे असाइनमेंट के अलावा कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मैंने कोई एक्स्ट्रा में बुक नहीं परचेज़ करी। मुझे एनसीईआरटी तक भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एनसीईआरटी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सर या तो करा देते हैं नोट्स में या फिर असाइनमेंट में करने के लिए देते थे। अच्छा, जैसे जो अब नए बच्चे आ रहे हैं तो आजकल नए बच्चे क्या कि ऑनलाइन कोर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी हमारे पास अभी 2 दिन पहले एक लड़की आई है 12th क्लास में, उसने क्या करा कि पता नहीं किस प्लेटफॉर्म से एक बैच खरीद लिया, 5,000 6,000 का उसने कोई बैच लिया। और अब क्या हो रहा है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि बैच में चल क्या रहा है।
अब उसके घर वाले फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब ऐसे प्रेशर बना रहे कि तुमने 5,000 रुपये वहाँ भी वेस्ट कर दिए, अब तुम ऑफलाइन कोचिंग लोगी फिर वहाँ पे भी फीस होगी। तो मतलब आपके हिसाब से जैसा आपने ऑनलाइन भी की है और ऑफलाइन भी की है, तो बच्चे को कौन सी कोचिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, मतलब कौन सा ज़्यादा बेस्ट है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए? अकॉर्डिंग टू मी जैसे मेरी परफॉर्मेंस थी, मेरे लिए ऑफलाइन बेस्ट था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी ट्राई किया। 1.5-2 महीने ऑनलाइन करके देख लिया मैंने, 2-3 चैप्टर करे, नोट्स बनाए, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए, कुछ क्वेश्चन लगे, कुछ हुए ही नहीं, कुछ मेरे से हिले भी नहीं। और जब मैंने सर के यहाँ आना स्टार्ट किया तो क्वेश्चंस लगने लगे, कुछ नहीं समझ में आता तो सर 24/7 अवेलेबल, जब भी तुम मैसेज करो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, सर हमेशा रिप्लाई कर देते थे। तो आई थिंक पहले अगर कोई बच्चा ऑनलाइन जाने की सोच रहा है तो कोई बैच ना ले, वो यूट्यूब पे क्लासेस करके देख ले 1-2 चैप्टर, जैसे मैंने करा। क्योंकि मुझे तभी पता लग गया था कि हाँ, अगर मैं ऑनलाइन करूँगी तो मैं बहुत पानी में रह जाऊँगी और मेरे नंबर बिल्कुल भी कम नहीं आएँगे, जितने मेरी अच्छी रैंक अब आई है वो नहीं आती अगर मैं ऑनलाइन अप्रोच रखती। इसीलिए मैंने ऑफलाइन अप्रोच रखी, और मैंने जब मुझे लगा कि हाँ, मेरे नंबर बहुत कम है, जितने होने चाहिए थे उससे बहुत ही लो थे, तो फिर मैंने ऑफलाइन कोचिंग की तरफ ध्यान दिया, मैंने सर के पास ट्यूशन लगवा लिया। जैसे मेरे हिसाब से भी मुझे भी ऐसा लगता है कि बच्चे जब ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो मटेरियल तो देखो सेम ही होता है, जो हम भी वो पढ़ा रहे हैं वो भी वही पढ़ा रहे हैं, लेकिन मतलब जो बच्चे में प्रॉब्लम आती है ना वो आती है ऑब्जर्वेशन और टेस्ट की। ऑब्जर्वेशन और टेस्ट की, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में क्या है कि टीचर एक साथ 1,000 बच्चे पढ़ा रहा है, 2,000 बच्चे पढ़ा रहा है, वो हर बच्चे का पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन क्लास में आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हर चैप्टर के बाद बच्चे का टेस्ट होना, और मतलब क्या उसने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, उस सब चीज़ों का एक इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हमारे यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह होते थे रेगुलर, टेस्ट के बारे में क्या राय है आपकी, मतलब क्या बताना चाहोगे? सर ने हर एक चैप्टर के बाद एक टेस्ट ज़रूर लिया है। कुछ-कुछ चैप्टर तो ऐसे भी थे जहाँ पर कि बच्चों के नहीं अच्छे नंबर आए, तो सर ने उन्हें 2-2 3-3 बार लिए हैं। पूरी यूनिट का टेस्ट एक साथ लिया है, तो उससे बहुत हेल्प होती है। ऑनलाइन में टेस्ट कर दो तुम, लेकिन वही है कि कोई है नहीं तुम्हें देखने के लिए, कोई है नहीं तुम्हें ऑब्जर्व करने के लिए, तुम्हारी गलतियाँ वहीं तुरंत तुम्हें बताने के लिए। सर होते थे जब भी हम टेस्ट करते थे, उसके बाद सर चेक करने के बाद बोलते थे कि तुमने यहाँ गलत किया, ये पार्ट तुम्हारा गलत है। सर ने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी, सर ने बताया कि तुम्हें डेरिवेशन में थ्योरी भी करनी है, डेरिवेशन किस तरीके से करनी है, कैसा लिखना है, तुम्हें बोर्ड में किस तरीके से लिख के आना है। और मेन पार्ट सर ने कभी राइटिंग के लिए ऐसा नहीं छोड़ा कि हाँ, राइटिंग गंदी है तो गंदी छोड़ दो। सर ने हमेशा बोला है कि राइटिंग भी तुम अपनी साफ करके लिखो, तो एक एक वर्ड साफ समझ आए और बड़ा बड़ा लिखो। तो मुझे लगता है कि टेस्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है मेरे लिए। लास्ट टाइम पे मैंने रिवीजन बैच लिया, उसमें बहुत सारे टेस्ट दिए, जिसमें मुझे पता लगा कि हाँ, मैं यहाँ अभी भी वीक हूँ, और अभी मेरे पास टाइम है तो मैं बेटर कर सकती हूँ। तो आई थिंक टेस्ट का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल था मेरे अच्छे नंबर आने के उसमें। अच्छा, जैसे बच्चा क्या करता है, कभी कई बार उसने यूट्यूब से पढ़ लिया, कभी किसी बुक से पढ़ लिया, कभी उसने किसी टीचर से पूछ लिया, कभी कई काफ़ी बच्चे तो ऐसे होते हैं कि सर मेरे पुराने बहन भैया के नोट्स रखे हैं मैंने उनसे ही पढ़ लिया। और जब हम उन बच्चों का कभी टेस्ट लेते हैं या एग्ज़ाम लेते हैं, फिर उनकी कॉपी में उनके लिखने का तरीका देखते हैं, तो बच्चे को ना ऐसा लगता है कि हमने तो सब कुछ सही करा है, लेकिन जब हम उसकी कॉपी चेक करने बैठते हैं, उसे 10 में से 10 नंबर का क्वेश्चन था, हमने उसे 5 ही दे दिए, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे 2 नंबर का क्वेश्चन था, हमने उसे हाफ ही नंबर दिया। फिर बच्चा जब आता है कि सर ये तो मतलब आपने कैसे काट लिए, है ना, आपने भी स्टार्टिंग में 1-2 बार ऐसी प्रॉब्लम करी कि आपने मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा ही नहीं, केवल डेरिवेटिव पार्ट लिख दिया, या न्यूमेरिकल बहुत शॉर्ट मेथड से करके डायरेक्ट उसका आंसर लिख दिया। मतलब यूट्यूब वगैरह पे जैसे बच्चा देखता तो मोस्टली वो क्या करते कि ट्रिक से क्वेश्चन करा देते, कि ट्रिक बताई और डायरेक्ट बच्चे का क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन वो जो मेथड यूज होता है वो मेथड हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में यूज हो जाता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में वो वाला मेथड हमारा बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है, डिस्क्रिप्टिव देखा जाता है, आपने कितना लिखा, कितना हर स्टेप को बिल्कुल खोल के एक्सप्लेन करा, है ना। तो उस चीज में क्या डिफरेंस आया आपके हमारे यहाँ आने से पहले और बाद में? पहले मेरे नोट्स मतलब छोटे रहते थे, और मैं न्यूमेरिकल पार्ट में भी इतना कुछ नहीं था, सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट कर दिया। डेरिवेशंस में मेरी कोई थ्योरी नहीं थी, और स्टार्टिंग में मेरे नंबर भी इसी चीज़ पर कटे हैं, क्योंकि मैं डेरिवेशन में थ्योरी नहीं लिखती थी, न्यूमेरिकल डायरेक्ट कर देती थी बिना किसी बताए, जैसे सो देयरफॉर इट इज़, लेट अस कंसिडर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फिजिक्स में, अगर तुम यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो तो जब मैं यहाँ पर आई, क्योंकि फर्स्ट यूटी टेस्ट में मेरे बहुत ही कम नंबर आए थे, सेकेंड यूटी टेस्ट में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सर ने सारी चीज़ें बताई, इस तरीके से लिखो, डेरिवेशन में ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट ही हैं, डेरिवेशन बिना थ्योरी के स्टार्ट ही मत करो। सर ने हर एक वो पॉइंट बताया कि तुम ये लिख कर आओगे तो तुम्हारा इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ेगा।
सर ने हर चीज़ बताई कि डायग्राम कहाँ ज़रूरी है, कहाँ तुम नेगलेक्ट कर सकते हो और कहाँ करना ही करना है। तो आई थिंक वो सब जो नोट्स में जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है और बहुत बड़े मार्जिन से है, क्योंकि पहले मेरे नोट्स अलग थे और अब अलग है। एंड आई थिंक नोट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तुम किसी भाई बहन की उसमें से अगर पढ़ लेते हो तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जब तक तुम खुद से नोट्स नहीं बनाओ, और सर खुद बोलकर नोट्स बनवाते हैं, ऐसे भी नहीं कि सर ने बुक हमारे सामने रख दी और नोट्स बनवा दिए। सर बोलकर नोट्स बनवाते हैं बाकायदा, एक एक वर्ड का मतलब समझाकर, और इतनी ईजी और सिंपल लैंग्वेज में सर नोट्स बनाते हैं कि मतलब आप 2 बार पढ़ोगे आपको ईजिली याद हो जाएंगे। कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं होती है, इतना ईजी नोट्स होते हैं कि 2-3 बार में आराम से याद कर लोगे आप। अच्छा, जैसे बच्चे क्या करते हैं कि हम बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप सीबीएसई बोर्ड के नहीं हो, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो, है ना। लेकिन ये जो अभी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का कंसेप्ट आया है, ये हमारे यहाँ पे बहुत नया नया है। हमारे यहाँ गाजियाबाद एनसीआर में तो ये अभी है भी। अगर आप थोड़ा देहात के इलाके में चले जाओगे तो वहाँ पर तो अभी भी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम है ही नहीं। वहाँ पर तो जो यूपी बोर्ड के स्कूल मिलेंगे आपको वो सभी हिंदी मीडियम ही स्कूल मिलेंगे। तो अभी हमारे यहाँ पर भी मेरे हिसाब से शायद 2 या 3 साल से ये कंसेप्ट आया है। और अभी 1-2 स्कूलों में तो इसी बार आया है, इसी साल आया है। जैसे हमारे यहाँ पे एक हंस इंटर कॉलेज है, उसमें ये पहला साल है जिसमें यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम आया है। तो बच्चों को क्या है ना कि उस चीज़ के टीचर ही अवेलेबल नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो पुराने वाले टीचर्स पढ़ा रहे हैं यूपी बोर्ड के वो ज़्यादातर हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं। अब बच्चा क्या करता है कि जब कहीं ट्यूशन ढूंढता है या कोचिंग ढूंढता है तो उन्हें इंग्लिश मीडियम की जो मिलती है वो सीबीएसई बोर्ड की मिलती है। अब जब सीबीएसई बोर्ड की मिलती है वो उनके पास जाते हैं, पूछते हैं, बताते भी है कि सर मैं उस स्कूल से आया हूँ या के, लेकिन क्या होता है कि कोई भी ट्यूटर या कोई भी कोचिंग वाला उन्हें ये मना नहीं करता कि हम सीबीएसई बोर्ड में बिठा के उन्हें नहीं पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ पे भी सीबीएसई बोर्ड का बैच चलता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि अलग अलग चलाते हैं। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम अलग और सीबीएसई बोर्ड का अलग। तो जैसे आपने इसी साल 12th की है, अपना भी आपने बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखा और आप बता रहे थे कि आपने सीबीएसई वाला भी देखा। तो आपके अकॉर्डिंग दोनों क्वेश्चन पेपर में क्या क्या ऐसा डिफरेंस था जो मतलब अगर बच्चा सीबीएसई बोर्ड वाले सिलेबस को पढ़ेगा तो यूपी बोर्ड के पेपर को वो कर ही नहीं पाएगा उस तरह से अटेम्प्ट। क्योंकि मैंने दोनों क्वेश्चंस को पेपर को कंपेयर करा है, तो आई नो कि जो सीबीएसई बोर्ड वाला पैटर्न है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है यूपी बोर्ड से। उनके क्वेश्चंस हमारे से बहुत अलग हैं, उनमें असर्शन रीजनिंग आती है, हमारे में नहीं आती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके में आती है, हमारे में नहीं आती हैं। उनके में थोड़े क्वेश्चंस ट्रिकी आते हैं, घुमा फिरा कर पूछ जाते हैं हमें। हमारे बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल आ जाते हैं या कभी कभी एनसीईआरटी से भी आ जाते हैं। तो जो बच्चा का जो मेन रहता है कि अगर वो सीबीएसई पैटर्न से पढ़ रहा है तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा कभी-कभी क्या होता है कि हम ध्यान दे देते हैं ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस पे या फिर असेशन रीजनिंग पे या फिर क्वेश्चंस पे, ऐसे क्वेश्चंस पे जो ट्रिकी हैं या जो बहुत हार्ड हैं। लेकिन तो उसके चक्कर में हम ईज़ी क्वेश्चन जो हैं, जो 1-1 2-2 लाइन के क्वेश्चन होते हैं वो भूल जाते हैं और वो हम कर नहीं पाते। कभी-कभी उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आई थिंक जो बच्चा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से है वो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का ही ट्यूशन परस्यू करे, वो सीबीएसई बोर्ड में ना ले, क्योंकि दोनों का पैटर्न और क्वेश्चन आने का तरीका, करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। हमारे में पेपर चेकिंग भी अलग होती है, उनके में भी अलग होती है। हमारे में थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उनके में इतना थ्योरी पे ध्यान नहीं दिया जाता है। अच्छा, जैसे काफ़ी बार बच्चों को लगता भी है कि सर सिलेबस तो सेम ही है, हम भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप भी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो, वो भी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो अप्रोच है वो दोनों में बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो अगर हम फिजिक्स के पेपर की बात करें तो लगभग अगर सीबीएसई बोर्ड के पेपर की बात की जाए तो उसमें 20 तो एमसीक्यू क्वेश्चन ही होते हैं स्टार्टिंग में, है ना। और जो रीजन और एजर्सन वाला पार्ट होता है बेसिकली वो भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन का ही होता है उसके अंदर। और केस स्टडी आती है 1-2, तो उसके अंदर भी एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप का ही होता है केस स्टडी में भी। मतलब अगर पेपर उनका देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द पार्ट उनका एमसीक्यू बेस्ड पार्ट होता है, जिसमें कि अगर हम पूरे ओवरऑल पेपर की बात करें तो 30 से 35 के बीच में उनका एमसीक्यू पार्ट हो जाता है। तो अगर हम उसी चीज़ को एमसीक्यू के पर्पज से पढ़ाएंगे तो मतलब हम उसमें बस वो मेन मेन पॉइंट्स लिखवाने की कोशिश करेंगे जो एमसीक्यू बच्चा उन्हें पढ़ के अप्रोच कर ले, मतलब टिक कर दे एमसीक्यू। जबकि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर 6 क्वेश्चन एमसीक्यू भी आ रहे हैं तो आपने देखा भी होगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर भी वो न्यूमेरिकल्स पूछ लेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर भी वो कोई ऐसी चीज पूछेगा कि मतलब वो आपको पहले सोल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद टिक लगा पाओगे। तो उसी चीज को एमसीक्यू बेस के लिए पढ़ने का अप्रोच अलग होगा और उसी चीज को थ्योरेटिकल बेस के लिए पढ़ने का अप्रोच अलग होगा। तो बच्चा इस चीज में काफी उलझ जाता है। वो क्या करता है कि वो कहीं सीबीएसई बोर्ड के पास पढ़ा, उन्होंने ऐसे नोट्स बनवाए उनके, उन्होंने बहुत शॉर्ट शॉर्ट में लिखवाया, क्योंकि उनका जो
क्वेश्चन का जो पैटर्न है पढ़ाने का या अप्रोच जो है सोल्व कराने का, वो ये है कि बच्चे को एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। और फिर बच्चा जब उसे आकर थ्योरेटिकल पोर्शन में लिखता है, हम उसे कट कर देते हैं। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि सर ने पता नहीं मेरा जान पूछ के क्यों कट कर दिया, है ना। तो उस बारे में बच्चों को आप थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए। सीबीएसई बोर्ड में मोस्टली एमसीक्यूज, जैसे सर ने बताया, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, ये सब चीज़ें आती हैं। और मोस्ट पार्ट जो होता है वो शॉर्ट ट्रिक्स पे बेस्ड होता है, या फिर ऐसे मतलब थ्योरेटिकल पार्ट तो उसमें बहुत ही कम होता है सीबीएसई के पैटर्न में अगर देखा जाए। और उसे हम कंपेयर करें अपने हमारे पैटर्न से, यूपी बोर्ड के में हमारे क्वेश्चन पेपर में जो हमारे इस साल आया था, उसमें 70% से ज़्यादा सिर्फ थ्योरी थी। लॉन्ग क्वेश्चन भी जो थे वो थ्योरी बेस्ड थे। और जो 5 नंबर के क्वेश्चंस जो आए थे जिसमें डेरिवेशन भी थी, उसमें भी 5 नंबर, क्योंकि कोई भी 5 नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट करने के लिए नहीं देता, उसमें भी आपको थ्योरी लिखनी ही पड़ेगी। तो अगर आप थ्योरी नहीं लिख कर आओगे तो आपके नंबर कटेंगे। स्टेप मार्किंग होती है, वो चीज़ सर ने हमारी इतनी अच्छी करा दी थी कि मुझे तो मेरे लॉन्ग में मुझे नहीं लगता कोई नंबर कटा होगा, क्योंकि मोस्टली लॉन्ग जो थे वो डेरिवेटिव पार्ट में आए थे, डेरिवेशंस आई थी मोस्टली उसमें। और सर ने उसमें थ्योरी लिखवा रखी थी, उसको पूरा एक्सप्लेन करा रखा था। रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में जो प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, सर ने वो पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा रखे थे, डायग्राम बनवा रखे थे। तो मुझे लगता है कि दोनों पैटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम वो करते हैं तो हम सिर्फ एमसीक्यू पार्ट कर पाएंगे, जो कि हमारे में बहुत कम आता है। 5 से 7 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। बाकी सिर्फ थ्योरी आती है, क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेरिवेशंस आते हैं। मोस्टली डेरिवेशन आए थे इस बार तो हमारे। अच्छा, जैसे बच्चे काफ़ी बार बुक खरीदते हैं तो बच्चे पूछते हैं सर कौन से राइटर की बुक में लूँ जिससे कि मेरी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर हम बच्चे से ये कहते हैं ना कि आप मतलब कोई भी, मैं एक प्रकाशन का नाम ले रहा है कि आप उस प्रकाशन की बुक ले लीजिए, तो बच्चा कहता है कि सर एनसीईआरटी चल रही है तो मैं एनसीईआरटी ले लेता हूँ। तो जैसा आपने भी ये चीज़ नोट करी होगी, मैंने भी बच्चों को मैं काफ़ी बार बताता भी हूँ, वो बच्चे लेकिन मतलब फिर से थोड़ा सा गोलमोल कर देते हैं उस चीज़ को, कि अगर आप हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें, जैसे कि हमारे मॉडल आते हैं या पीवाई क्यूज आते हैं या अनसोल्ड पेपर आते हैं, क्या आपको लगता है कि उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे एनसीईआरटी में कवर है? या मतलब बच्चे की तैयारी क्या एनसीईआरटी के भरोसे बच्चा अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकता है यूपी बोर्ड की या नहीं? यूपी बोर्ड की तैयारी सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। हाँ, कुछ क्वेश्चन आते हैं जो सर ने भी हमारे कराए हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चंस होते हैं जो सर ने कराए हैं, गोस्ट चैप्टर में से, अलग अलग डिफरेंट चैप्टर में से कराए हैं सर ने, आ जाते हैं वो। सर ने असाइनमेंट में भी दिए हैं, टेस्ट में भी दिए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे तैयारी हो सकती है, क्योंकि हमने भी अलग से बुक, मतलब अलग पब्लिकेशन की सर ने बुक दे रखी थी, और सर उसमें से क्वेश्चन कराते हैं बाकायदा। उसमें 100 से 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सर मोस्टली हमें क्वेश्चन करा देते थे। रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं कराते थे, जो सेम मतलब जिसमें सेम मेथड लग रहा हो वो नहीं कराते थे, लेकिन बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सर ने कराए हैं। एंड मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी से यूपी बोर्ड का कोई है, और तुम उससे क्वेश्चंस करके यूपी बोर्ड में मतलब अच्छे नंबर ला सकते हो। क्योंकि एनसीईआरटी में 20 मैक्सिमम 20 से 30 क्वेश्चन होते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट मेथड पे बेस्ड होता है, डिफरेंट उसमें अलग तरीके से उसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। और जबकि यूपी बोर्ड में क्या होते हैं, मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं हर। ये चीज़ तो नोटिस करने वाली है कि हर बार प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को जब हम मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेटिव ही होते हैं। और अभी हमारे क्वेश्चन पेपर में तो एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन नहीं था। जैसे अभी आपने बताया कि हमारे क्वेश्चन पेपर में तो एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन था ही नहीं। अगर हम अपने प्रीवियस ईयर के 5-6 साल के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को भी मैच करें, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक भी न्यूमेरिकल हमें मिलेगा उसके अंदर जो एनसीईआरटी में पहले से ही कवर हो। मतलब एनसीईआरटी एक अच्छी चीज है पढ़ने के लिए, क्योंकि 12th के बाद वो काफी काम आती है हमारे। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि केवल एनसीईआरटी के भरोसे ही वो बोर्ड एग्जाम में जाते हैं। तो एनसीईआरटी के भरोसे बोर्ड एग्जाम में जाना बच्चों के लिए बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी खासकर फिजिक्स और मैथ्स या केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में तो बिल्कुल नहीं है, जहां पर उसे मतलब नंबर ऑफ टाइम प्रॉब्लम बार बार क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा सोल्व करनी है। अच्छा, अगर एनसीईआरटी के आप थ्योरेटिकल पोर्शन भी देखोगे तो उसकी लैंग्वेज में और हमारी लैंग्वेज में इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा कि बच्चा उस चीज़ को कवर ही नहीं कर पाएगा एनसीईआरटी वाली को। ठीक। तो आप बच्चों को बस, अब हम लास्ट करते तो आप बच्चों को अपनी तरफ से मतलब कुछ भी बताना चाहे जिससे कि वो अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर पाए, क्योंकि अभी जैसा आपको पता है कि 12th का सेशन स्टार्ट हुआ है। आई थिंक अगर सेशन को स्टार्टिंग से ही लो, क्योंकि मैं तो 2 चैप्टर लेट आई थी, तो वो 2 चैप्टर भी ऐसा नहीं है कि सर ने मुझे बताई नहीं थी, सर ने मुझे बता दी थी, समझा दिए थे। न्यूमेरिकल पार्ट भी मेरा अच्छे से सर ने कवर करा दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि सेशन के स्टार्टिंग से ही अगर ट्यूशन लगवाओ तो ज़्यादा बेटर है। बीच में आते हैं तो आधे नोट्स पूरे होते हैं, आधे नहीं होते हैं। मैं तो फिर भी काफ़ी जल्दी आ गई थी, 1.5 महीने में मैं आ गई थी।
मुझे लगता है कि अगर ट्यूशन लगवा रहे हो तो जल्दी सोच के जल्दी ट्यूशन लगवा लो, अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो। और मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर जो है वो ऑफलाइन ही करते हैं, क्योंकि मेरी तरह जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जैसे मेरा भी स्ट्रॉन्ग नहीं था जब मैं यहाँ पर आई। मुझे बहुत इजी इजी क्वेश्चन करने में भी बहुत मेरा प्लस माइनस में मल्टीप्लिकेशन इन सब में दिक्कत आई जाती थी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी, क्योंकि मैं बायो से हूँ, मेरे पास मैथ नहीं है। मैथ जो जिन बच्चों के पास मैथ है उनके लिए फिर भी बेटर होता है। मुझे लगता है कि सर के ट्यूशन में अगर आप आते हो, या फिर अगर कोई बाय चांस आपकी कोई प्रॉब्लम है आप नहीं आ पाते हो, तो लास्ट का रिवीजन बैच तो आप ज़रूर लो। क्योंकि पहले मैं भी सोच रही थी कि मैंने पूरे साल ट्यूशन पढ़ाया था, मैं रिवीजन बैच ना लूँ, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि उसमें सर टेस्ट कराएंगे, हर एक चीज़ के शॉर्ट नोट बनवाएंगे, तो बेटर है कि मैं ले लूँ। और मैंने वो लिया। उसके बाद हर क्वेश्चन पेपर जितने भी सर ने टेस्ट दिए, असाइनमेंट्स दिए उस, क्योंकि सर ने रिवीजन जो बैच दिया था उसके अलग से असाइनमेंट दिए थे, उनमें मुझे पता लगा कि मेरा कितना ज़्यादा अभी भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिनमें मैं बहुत वीक थी। तो एट द एंड मुझे ये पता था कि हाँ, मुझे सिर्फ इन्हीं कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। तो आई थिंक आई विल प्रेफर कि आप सब भी जल्दी डिसीजन लेकर अपनी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो। और बाकी तो खैर हमारा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं। अच्छा, जैसे कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि अभी तो 11th है, 11th में तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हम क्या करेंगे, हम 12th से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो कहीं न कहीं वो बच्चे क्या होते हैं कि जो बच्चे 11th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनसे काफ़ी लैग कर जाते हैं, मतलब बहुत पीछे हो जाते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है कि जो 11th से ही करता हुआ आ रहा है, जब 12th में आकर हम स्टार्ट करते हैं, हमने क्वेश्चन बोला, उसकी कैलकुलेशन इतनी, मतलब 1 साल 11th में वो इतनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लेता है कि वो आंसर निकालने स्टार्ट कर देता है। उसी के साथ जब एक बच्चा ये होता है कि जिसने पढ़ना ही अब स्टार्ट किया 12th में आकर, तो उसकी कैलकुलेशन वीक है, वो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, सवाल नहीं निकाल पा रहा, मतलब दूसरे बच्चों से थोड़ा थोड़ा क्या कर जाता है, वो लैग कर जाता, पीछे रह जाता। तो इस बारे में आप बच्चों को क्या एडवाइस करना चाहेगी कि मतलब वो अपनी पढ़ाई 11 से ही स्टार्ट करे या 12th में जाकर भी वो कवर कर सकते हैं? मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी 11th में कोई ट्यूशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऑनलाइन पढ़ा। तो मैं तो सबको यही बोलूँगी कि फिज़िक्स केमिस्ट्री थोड़ी होती है हार्ड, न्यूमेरिकल पार्ट तो 11th से ही पढ़ना चालू करो। क्योंकि मैं जब अभी 12th में मैंने आके पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे पता लग रहा था कि हाँ, मैं कितने पानी में हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर के कॉन्सेप्ट है वो मुझे पता ही नहीं थे। सर कुछ बताते थे तो मुझे समझ ही नहीं आता था। तो थैंक्स टू सर कि सर ने हर एक कॉन्सेप्ट, जब भी सर देखते थे कि बच्चे मुँह बना रहे हैं कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सर ठीक है मैं फिर से बता देता हूँ, तुमने नहीं पढ़ा होगा मुझे पता है। सर ऐसे बोल के हमें सर ने सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं। बट फिर भी मैं यही बोलूँगी कि आप सबको यही सजेशन दूँगी कि आप 11th से ही पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि फिर 12th में आके चीज़ें हार्ड लगने लग जाती हैं। क्योंकि 11th में प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तो 12th में आकर बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा न्यूमेरिकल पार्ट। क्योंकि मुझे टाइम लगा 6 से 7 महीने न्यूमेरिकल पार्ट में अच्छे होने में। वो उतना टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लोगे, टॉप कॉन्सेप्ट समझ आएँगे, क्वेश्चन लगा पाओगे। सो आई थिंक 11th से ही पढ़ना चालू करना इज़ बेटर। अच्छा समरीन, जैसा कि अभी आपने सीयूईटी का भी एग्जाम दिया है ना, और आप जेई नीट के लिए भी शायद तैयारी कर रही थी, तो उसमें 11th के सिलेबस का आपको क्या दिखाई दिया, मतलब 11th का सिलेबस वहाँ कितना यूजफुल है? बच्चे क्या करते हैं कि 12th में तो स्टार्टिंग से ही मेहनत करते हैं, लेकिन जब कहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर मोर देन 50% सिलेबस तो 11th का ही आ रहा है। तो फिर उस सिलेबस में 11th क्लास का क्या रोल है वहाँ पर? बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे पता है। मुझे 12th से ज़्यादा अपने 11th के सिलेबस की फ़िक्र है, क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है। तो मुझे ये है कि पहले मुझे उसको कवर करना है। 12th का मोस्ट ऑफ द पार्ट मेरा कंप्लीटेड है, सर ने अच्छे से करा रखा है। बाकी जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन करी है, जहाँ से भी करी हैं, उन सब ने बहुत अच्छी तरीके से मैंने कवर कर रखी है, तो वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए 11th का पार्ट जो है बहुत ज़्यादा आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। मोस्ट ऑफ लाइक 50 से 60% से ज़्यादा ही आता है 11th का पार्ट। तो आई थिंक 11th से ही सबको अपनी स्टडीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। ये ना सोचें कि 11th में तो चलो ऐसे ही पास हो जाएँगे, 12th में पढ़ेंगे। तो आई थिंक 11th से ही प्रेफ़र करो तुम, ट्यूशन लगवाना, अच्छे से पढ़ना, ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि एंड टाइम पर आकर पूरे-पूरे दिन पढ़ रहे हो और स्टार्टिंग में पढ़े ही नहीं। चलिए समरीन, बहुत अच्छा लगा, बच्चों को आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी एडवाइस दी। अब अगली वीडियो में हम कोई एक और अपने टॉपर बच्चे की वीडियो लेकर आएंगे 2-3 दिन बाद आपके लिए। वो वो बच्चा भी इस बच्चे का फ्रेंड ही है, भूमिका। भूमिका की वीडियो हम लेकर आएंगे इसके बाद। भूमिका ने भी काफ़ी मेहनत करी, उसके भी सेम बिल्कुल यही सेम प्रॉब्लम रही जो समरीन की रही। तो अगली वीडियो में आप भूमिका से जानना कि उससे क्या क्या दिक्कतें आई, फेस करी उसने, और कैसे उन सब दिक्कतों को उसने दूर किया। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू।